आज हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती यानी टीआरई 4.0 की तैयारी पर एक बहुत ही कह सकते हैं कि दिलचस्प दस्तावेज की पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो कोई मोटी मोटी किताब नहीं, बल्कि एक बहुत सीधी, सटीक और रिजल्ट उन्मुख रणनीति है। इसे एक ब्लूप्रिंट कहा जा सकता है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन है इस रणनीति को परत दर परत खोलना, ताकि तैयारी का एक साफ रास्ता सामने आ सके। और ये चर्चा उन सभी के लिए है, चाहे वो प्राइमरी, अपर प्राइमरी या सेकेंडरी किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हों। और ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर अलग अलग स्तर के उम्मीदवार सोचते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी पूरी तरह अलग होनी चाहिए। हाँ, जबकि ये ब्लूप्रिंट दिखाता है कि तैयारी का जो मूल ढांचा है, मतलब सिलेबस को समझना, रिवीजन की आदत और मॉक टेस्ट का सही इस्तेमाल, वो सबके लिए एक जैसा ही रहता है। अच्छा। तो इस विषय की गहराई और कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी बदल जाती है। इस स्ट्रैटेजी की सबसे खास बात इसकी व्यावहारिकता है। ये एक फिल्टर की तरह काम करती है। फिल्टर? हाँ, जो गैर जरूरी चीजों को हटाकर सिर्फ काम की जानकारी पर आपका ध्यान केंद्रित करवाती है। तो इस ब्लूप्रिंट में जो पहली बात कही गई है वो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। ये क्या पढ़ना है से शुरू नहीं होती, बल्कि पढ़ाई का दायरा तय करने से शुरू होती है। इसमें कहा गया है परीक्षा पैटर्न और सिलेबस को लॉक करो। लॉक करो ये शब्द अपने आप में बहुत मजबूत है। इस पर इतना जोर क्यों दिया गया है? ये तो एक सामान्य सी बात लगती है। ये सुनने में सामान्य लगता है, पर मैं बताऊं, तैयारी की 90% गलतियां यहीं से शुरू होती हैं। अच्छा। लॉक करने का मतलब है एक लक्ष्मण रेखा खींच देना। देखिए, आज के डिजिटल युग में जानकारी का अथाह सागर है। यूट्यूब है, टेलीग्राम है, कोचिंग के नोट्स हैं। हाँ, हर जगह मटेरियल ही मटेरियल है। बिल्कुल। और उम्मीदवार भटक जाता है। वो इतिहास की एक किताब पढ़ता है, फिर कोई दोस्त कहता है कि दूसरी ज्यादा अच्छी है, तो वो उसे भी ले आता है। इस चक्कर में वो सिलेबस से बहुत दूर निकल जाता है। तो सिलेबस को लॉक करने का मतलब है कि आपने अपने दिमाग को एक इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि इस दायरे के बाहर की कोई भी जानकारी, चाहे वो कितनी भी आकर्षक लगे, आपके काम की नहीं है। ये फोकस रखने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। मतलब ये एक तरह से अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाने की बात है। और इसी से जुड़ा हुआ नियम भी है, जिस पर साफ साफ लिखा है, जो सिलेबस में नहीं वो नहीं पढ़ना। इसे मैं रणनीतिक अज्ञानता कहती हूँ। आपको ये चिन्हना होगा कि आपको क्या नहीं जानना है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। बीपीएससी आपसे विद्वान बनने की उम्मीद नहीं कर रहा है। वो एक सक्षम शिक्षक चाहता है जिसे अपने विषय और पाठ्यक्रम की साफ समझ हो। इस नियम को फॉलो करना मुश्किल है क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि शायद ये भी पूछ लिया तो। हाँ, ये डर तो रहता है। लेकिन पिछले सालों के पेपर का एनालिसिस बताता है कि बीपीएससी अपने सिलेबस के दायरे में ही रहता है। इसलिए सिलेबस आपका सबसे अच्छा दोस्त भी है और सबसे बड़ा फिल्टर भी। ठीक है, तो दायरा तय हो गया। इसके बाद रणनीति एक 60 से 90 दिनों के स्मार्ट स्टडी प्लान का जिक्र करती है, जिसमें रोजाना 5 से 6 घंटे की क्वालिटी पढ़ाई पर जोर दिया गया है। यहाँ मेरा एक सवाल है। पूछिए। कई टॉपर्स या दूसरे छात्र 10-12 घंटे पढ़ने का दावा करते हैं। क्या 5-6 घंटे सच में काफी हैं? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जो या तो कहीं जॉब कर रहे हैं या हाउसवाइफ है। देखिए, बात घंटों की गिनती की नहीं, बल्कि डीप वर्क की है। डीप वर्क? 5 घंटे की बिना मोबाइल और भटकाव वाली पढ़ाई उस 12 घंटे की पढ़ाई से लाख गुना बेहतर है, जिसमें आप हर 15 मिनट में फोन देख रहे हैं। हमारा दिमाग भी एक मसल की तरह है। लगातार 10-12 घंटे काम करने पर उसकी एफिशिएंसी घट जाती है। 5-6 घंटे का समय एक बैलेंस्ड और लंबे समय तक चलने वाला रूटीन बनाने के लिए आइडियल है। इससे आप थकेंगे भी नहीं और रोज का टारगेट भी पूरा कर पाएंगे। तो हाँ, क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी पर भारी पड़ती है। और इस क्वालिटी को बनाए रखने के लिए समय का विभाजन भी दिया गया है। 2.5 से 3 घंटे विषय के लिए, 1 से 1.5 घंटा सीडीपी के लिए, 1 घंटा जीएस के लिए और आखिर में 30-45 मिनट रिवीजन के लिए। ये जो आखिरी हिस्सा है रिवीजन का, इस पर रणनीति में आगे भी बहुत जोर है। हाँ, और ये बहुत वैज्ञानिक है। देखिए, जब हम कुछ नया सीखते हैं तो वो हमारे दिमाग की शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है। ओके। अगर हम उसे दोहराते नहीं हैं तो दिमाग उसे गैर जरूरी जानकारी समझकर कुछ ही दिनों में मिटा देता है। रोज के आखिर में 30 मिनट का रिवीजन उस दिन पढ़ी गई चीजों को मजबूत करता है। और इसी से जुड़ा साप्ताहिक प्लान है जो कहता है कि हर 7 दिन में 1 दिन कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। यानी हफ्ते में 6 दिन नई जानकारी लीजिए और 7वें दिन
सिर्फ उसे पक्का कीजिए। बिल्कुल, वो 7वां दिन उस नींव में सीमेंट भरने जैसा है जिस पर आप अगले हफ्ते की इमारत खड़ी करेंगे। अगर आप सिर्फ ईंट पर ईंट रखते जाएंगे और सीमेंट नहीं लगाएंगे तो इमारत ढह जाएगी। सही उदाहरण है। उस एक दिन में पूरे हफ्ते का रिवीजन और एक सेक्शनल टेस्ट देना आपकी तैयारी को ठोस बनाता है। बिना रिवीजन के आगे बढ़ते रहना पानी पर लकीर खींचने जैसा है। कुछ समय बाद सब कुछ धुंधला हो जाता है। तो हमने नींव और ढांचे की बात कर ली। अब ब्लूप्रिंट उस हिस्से पर आता है जहां से असल में रैंक तय होती है। इसे नाम दिया गया है सिलेक्शन मेकर, यानी आपका संबंधित विषय। साफ लिखा है यहीं से रैंक तय होती है। ये तो एक बहुत बड़ा दावा है। और ये पूरी तरह सच है। आप किसी भी सफल उम्मीदवार की मार्कशीट देखिए, जीएस या भाषा में ज्यादातर उम्मीदवारों के स्कोर एक सीमित दायरे में रहते हैं। असली अंतर उनका अपना विषय पैदा करता है। अच्छा। कोई अपने विषय में 10-15 नंबर की बढ़त ले लेता है और वो उसे हजारों उम्मीदवारों से आगे कर देती है। इसीलिए इस पर सबसे ज्यादा समय और ऊर्जा लगाने की सलाह दी गई है। और इसके लिए एक 4 आयामी रणनीति बताई गई है। पहला है आधार के लिए एनसीईआरटी की किताबें। दूसरा, पिछले टीआरई और सीटेट के प्रश्न पत्र। तीसरा, हर टॉपिक पर रोज 50-70 एमसीक्यूज का अभ्यास। और चौथा, शॉर्ट नोट्स बनाना। ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसे अमल में कैसे लाया जाए? देखिए, ये चारों एक दूसरे से जुड़े हैं। आप एनसीईआरटी से कोई टॉपिक पढ़ते हैं, मान लीजिए मुगल साम्राज्य, ये आपका पहला कदम हुआ। ठीक है। फिर आप पिछले सालों के प्रश्न पत्र देखते हैं कि बीपीएससी ने मुगल साम्राज्य से कैसे सवाल पूछे हैं। इससे आपको पता चलता है कि उनकी दिलचस्पी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ज्यादा है या आर्ट एंड कल्चर में। ये दूसरा कदम हुआ। अब आप उस समझ के आधार पर रोज 50 से 70 एमसीक्यूज हल करते हैं। इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती है। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो जरूरी फैक्ट्स, तारीखें या कीवर्ड्स मिलते हैं, उन्हें आप एक पेज के शॉर्ट नोट्स में लिख लेते हैं, ताकि आखिर में रिवीजन आसान हो। एग्जैक्टली। परीक्षा से एक हफ्ते पहले आप पूरी किताब नहीं पढ़ सकते, पर वो एक पेज का नोट 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। लक्ष्य है विषय में 80% से ज्यादा सटीकता लाना। विषय के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सीडीपी, जिसे रणनीति में स्कोरिंग वेपन यानी स्कोर बनाने वाला हथियार कहा गया है। कई छात्र, खासकर जो साइंस या मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, इसे एक सॉफ्ट या कम जरूरी विषय मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। ब्लूप्रिंट इसे हथियार क्यों कह रहा है? क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो बहुत प्रिडिक्टेबल है। प्रिडिक्टेबल कैसे? इसका सिलेबस लिमिटेड है और सवाल कॉन्सेप्ट्स की समझ पर आधारित होते हैं। जनरल स्टडीज तो एक अथाह सागर है, आप कभी नहीं जानते कि सवाल कहाँ से आएगा। लेकिन सीडीपी में पियाजे, वाइगॉत्स्की, कोलंबर्ग, समावेशी शिक्षा जैसे कुछ कोर टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल आने ही आने हैं। अच्छा। अगर आपकी अवधारणाएं स्पष्ट हैं तो आप इसमें बहुत आसानी से 85-90% स्कोर कर सकते हैं। ये वो बूस्टर है जो आपके टोटल स्कोर को दूसरों से बहुत ऊपर ले जा सकता है। इसीलिए इसे नजरअंदाज करना एक सेल्फ गोल जैसा है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प टिप दी गई है, स्टेटमेंट आधारित प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना। इसका ठीक क्या मतलब है और ये तैयारी को कैसे प्रभावित करता है? इसका मतलब है कि अब बीपीएससी आपसे सीधे सीधे ये नहीं पूछेगा कि पियाजे ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताईं। अब सवाल ऐसे आएंगे, पियाजे के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और फिर 2-3 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे। ओके, समझ गया। इसे हल करने के लिए आपको सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि पियाजे के सिद्धांत की गहरी समझ चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पियाजे ने विकास को सतत नहीं बल्कि चरणों में माना था। ये रटने और समझने के बीच का अंतर है और परीक्षा का पैटर्न अब इसी दिशा में जा रहा है। बहुत सही। अब आते हैं जनरल स्टडीज और बिहार स्पेशल पर। इसके लिए स्मार्ट कवरेज की बात की गई है और यहीं पर एक ऐसी सलाह है जो कई लोगों को चौंका सकती है। कौन सी? रणनीति कहती है कि रोज अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है, साप्ताहिक करंट अफेयर्स की पीडीएफ काफी है। ये पारंपरिक सलाह से बहुत अलग है। कई लोग तो रोज अखबार पढ़ने पर जोर देते हैं। क्या इससे कुछ जरूरी छूट जाने का खतरा नहीं है? ये एक बहुत बड़ा मिथ है, खासकर राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए। देखिए, यूपीएससी सिविल सेवा के लिए अखबार का एडिटोरियल पढ़ना और अपनी राय बनाना जरूरी हो सकता है। सही। लेकिन बीपीएससी शिक्षक भर्ती में करंट अफेयर्स ज्यादातर तथ्यात्मक होते हैं। कौन सी योजना शुरू हुई, बिहार में कहाँ नया एयरपोर्ट बना, किस खिलाड़ी को पुरस्कार मिला। रोज के अखबार में 90% खबरें पॉलिटिकल एनालिसिस,
या ऐसी घटनाओं की होती हैं जो परीक्षा के काम की नहीं। एक उम्मीदवार का समय बहुत कीमती है। सही बात। तो साप्ताहिक या मासिक करंट अफेयर्स की पीडीएफ उस 90% शोर को हटाकर सिर्फ 10% काम की जानकारी देती है। तो हाँ, अगर किसी की आदत है तो वो पढ़ सकता है, लेकिन इसे तैयारी का अनिवार्य हिस्सा मानना एक गलती होगी। तो यहाँ भी फिल्टर लगाने की ही बात है। बिल्कुल। इसके बाद आता है एमसीक्यू अभ्यास और मॉक टेस्ट का प्लान। रणनीति में साफ कहा गया है, पहले टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करें और फिर आखिरी 30 दिनों में फुल मॉक टेस्ट दें। ये क्रम क्यों जरूरी है? ये सीखने की प्रक्रिया का एक नेचुरल फ्लो है। जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसी के सवाल हल करने से उस टॉपिक पर आपकी पकड़ मजबूत होती है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने जैसा है। लेकिन असली परीक्षा में तो सारे विषयों से एक साथ सवाल आएंगे। आखिरी महीने में फुल मॉक टेस्ट देना आपको उस माहौल के लिए तैयार करता है। ये आपके दिमाग को अलग अलग विषयों के बीच तेजी से स्विच करने की ट्रेनिंग देता है और टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। और मॉक टेस्ट को लेकर यहाँ एक गोल्डन रूल दिया गया है जो मुझे लगता है कि हर उम्मीदवार को अपनी स्टडी टेबल पर लिख लेना चाहिए। टेस्ट कम नहीं, एनालिसिस कम मत करो। ये इस पूरे ब्लूप्रिंट का शायद सबसे जरूरी वाक्य है। ज्यादातर उम्मीदवार क्या करते हैं? मॉक टेस्ट देते हैं, अपना स्कोर देखते हैं, दुखी या खुश होते हैं और फिर अगले टेस्ट की तैयारी में लग जाते हैं। हाँ, यही होता है। और ये सबसे बड़ी गलती है। मेरे एक स्टूडेंट की कहानी है। वो हर रोज एक मॉक देता था और उसका स्कोर 100 में से 60-65 पर अटका हुआ था। फिर मैंने उसे कहा, अगले 10 दिन एक भी नया मॉक मत दो, सिर्फ अपने पिछले 5 मॉक का एनालिसिस करो। तो उसने क्या किया? उसने एक डायरी बनाई, हर गलत सवाल के आगे लिखा गलती का कारण, कॉन्सेप्ट याद नहीं था, या गलती का कारण सिली मिस्टेक थी, या गलती का कारण 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन था। अच्छा। 10 दिन बाद जब उसने अगला मॉक दिया तो उसका स्कोर सीधे 78 था। अरे वाह। सुधार मॉक देने से नहीं, गलतियों को समझने और उन पर काम करने से आया। बिना विश्लेषण के मॉक टेस्ट देना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। ये एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। अब बात करते हैं तैयारी के अंतिम चरण की। आखिरी 30 दिनों को गेम चेंजर कहा गया है और इस दौरान के लिए पहला और सबसे सख्त निर्देश है, कोई भी नया टॉपिक शुरू नहीं करना है। ये उस उम्मीदवार के लिए बहुत मुश्किल होगा जिसे लगता है कि उसका सिलेबस अभी भी अधूरा है। और यही अनुशासन की परीक्षा है। आखिरी महीने में नया टॉपिक शुरू करना आपके कॉन्फिडेंस को गिरा देता है। आपको हमेशा लगेगा कि आप पीछे हैं। सही। ये समय अपनी पूरी तैयारी को समेटने और उसे धार देने का है। बेहतर है कि आप 80% सिलेबस को 100% परफेक्शन के साथ तैयार करें, बजाय 100% सिलेबस को 80% तैयारी के साथ। तो फोकस किस पर होना चाहिए? पूरा फोकस सिर्फ 4 चीजों पर: अपने बनाए हुए रिवीजन नोट्स, पिछले वर्षों के प्रश्न, मॉक टेस्ट और उनका एनालिसिस, और अपने कमजोर क्षेत्रों पर रोज काम करना। अंत में स्रोत उन सामान्य गलतियों की एक सूची देता है जिनसे बचना चाहिए। ये एक तरह से क्या नहीं करना है की लिस्ट है। पहली है हर किताब को पढ़ने की कोशिश करना। हाँ, जिसे हम मटेरियल जमा करने की बीमारी भी कह सकते हैं। उम्मीदवार को लगता है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है क्योंकि वो 10 अलग अलग किताबें पढ़ रहा है, लेकिन असल में वो एक भी किताब को ठीक से नहीं सीख रहा। तो क्या करना चाहिए? एक अच्छी मानक किताब को 10 बार पढ़ना। 10 किताबों को एक बार पढ़ने से लाख गुना बेहतर है। दोहराव ही सफलता की कुंजी है। दूसरी गलती है सिर्फ नोट्स बनाते रहना और एमसीक्यूज का अभ्यास कम करना। तीसरी, मॉक टेस्ट देने से डरना। हाँ, खासकर कम स्कोर आने के डर से। और चौथी, जीएस में करंट अफेयर्स पर जरूरत से ज्यादा समय देना। ये सभी गलतियां तैयारी की दिशा भटका देती हैं। मॉक टेस्ट में कम स्कोर आना एक फीडबैक है। ये आपकी विफलता का सर्टिफिकेट नहीं है। ये आपको बताता है कि आपको कहाँ काम करना है। तो इस पूरी चर्चा का सार इस रणनीति के दिए हुए फाइनल सिलेक्शन फॉर्मूला में छिपा है, जो है सीमित स्रोत प्लस दैनिक एमसीक्यू प्लस साप्ताहिक रिवीजन प्लस शांत मन। बिल्कुल। यानी लिमिटेड सोर्सेज प्लस डेली एमसीक्यू प्लस वीकली रिवीजन प्लस काम माइंड। ये इस पूरे विस्तृत ब्लूप्रिंट का एक शक्तिशाली और संक्षिप्त सारांश है। निश्चित रूप से ये ब्लूप्रिंट एक बेहतरीन ढांचा प्रदान करता है। ये एक नक्शे की तरह है जो मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता दिखाता है। लेकिन यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है जो इस रणनीति से आगे जाता है और जो हर उम्मीदवार को खुद से पूछना चाहिए। और वो क्या है? ये ब्लूप्रिंट आपको घर बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, सरिया सब कुछ देता है और एक नक्शा भी देता है, लेकिन घर का इंटीरियर डिजाइन आपको खुद करना होगा। मतलब ये एक सामान्य रणनीति है,
पर असली सफलता से अपने विषय, अपनी क्षमता और अपनी कमजोरियों के अनुसार व्यक्तिगत रूप से ढालने में है। क्या गणित के उम्मीदवार और इतिहास के उम्मीदवार की एमसीक्यूज अभ्यास करने की रणनीति बिल्कुल एक जैसी हो सकती है? शायद नहीं। क्या एक गृहिणी और एक फुल टाइम छात्र का स्टडी प्लान एक जैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो अंतिम सवाल ये नहीं है कि ये रणनीति कितनी अच्छी है, बल्कि ये है कि एक उम्मीदवार इस बेहतरीन फ्रेमवर्क को लेकर अपनी व्यक्तिगत जीत की कहानी कैसे लिखता है। अनुकूलन यानी पर्सनलाइजेशन ही अंतिम निर्णायक कारक है।